नमस्कार साथियों, आप तक किसी शर्मा के साथ अभिनव अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभिनव एक ऐसा उभरता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी कर रहे प्रतियोगी साथियों के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत है। तो आइए जुड़ते हैं अभिनव अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और शुरू करते हैं कलम से क्रांति। धन्यवाद। स्वागत है सभी साथियों का राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज के इस 20वें पार्ट में। साथियों, राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज आज बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहिए। और आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी सीरीज का ये 20वां पार्ट। साथियों, 20वें पार्ट से पहले बारी आती है हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज जो 19 जो कि हमने बुधवार को आयोजित की थी, उस सीरीज के विजेता घोषित करने की। जैसे कि मैंने आपको अनाउंस किया था कि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में अब से फोटो के साथ में हम लोग विजेता का अनाउंस करेंगे। तो साथियों, हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 19 के जो विजेता हैं वो विजेता है संजय चौधरी। बहुत बहुत बधाई बेटा संजय चौधरी आपको प्रश्नोत्तरी सीरीज 19 के विजेता के लिए। और आपको मिलता है नगद पुरस्कार और अभिनव का एक गिफ्ट हैम्पर। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बने रहिए आप भी इस अभिनव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलो साथियों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज 20। प्रश्नोत्तरी सीरीज 20 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और साथियों, एक बात बता देना चाहता हूं मैं पहले ही, ये प्रश्नोत्तरी सीरीज जो आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज है, ये धीरे धीरे जो जो आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते चलेंगे, इसका कठिनाई स्तर बहुत ही लेवल पर बढ़ता जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्लास के अंत तक बने रहिए। अपने हाथ में नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और जो भी महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है उसको आप लोग नोट आउट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस बात पर। आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर या बांसवाड़ा। ऑप्शन बी में है बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर चित्तौड़। ऑप्शन सी पे है चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और ऑप्शन डी पर है उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। कम से कम 3 कमेंट आपको करने हैं साथियों। 3 कमेंटों में से ही हमारी जो टेक्निकल टीम है उसमें से एक व्यक्ति को शॉर्ट आउट करके और विजेता अनाउंस किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते चलिए। राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। फटाफट कीजिए कमेंट, कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए पहले प्रश्न पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। साथियों, राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। जी हाँ साथियों, ये वो 3 जिले हैं जिन 3 जिलों से मिलाकर और राजस्थान में एक 33वां नया जिला लाया गया 2008 में। जी हाँ, राजस्थान में उस समय वसुंधरा राज्य की सरकार थी और वसुंधरा सरकार के द्वारा राजस्थान को 33वें जिले की सौगात दी गई। परंतु ये 33वां जिला राजस्थान के 32 जिले जो थे उनमें से इन 3 जिलों में से तोड़कर, इनमें से ही कुछ कुछ पंचायत समितियां तोड़कर और ये जिला बनाया गया। तो पहली बात हम शुरू करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पर हम लोग आएंगे। साथियों, ये आपका देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रतापगढ़ जिला आपका। अब इस जिले की मैंने बात बताई आपको कि इस प्रतापगढ़ जिले को बनाने के लिए आपका बांसवाड़ा जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, आपका उदयपुर जो कि पश्चिम में दिखाई दे रहा है प्रतापगढ़ के लगभग, चित्तौड़गढ़ जो कि इसके उत्तरी भाग में दिखाई दे रहा है, इन तीनों में से क्या क्या मिलाया गया। देखिए, इस बात पर हम लोग आते हैं। पहले तो उदयपुर की बात करूं तो सबसे पहले तो आप उदयपुर को ध्यान में रखना। ये उदयपुर, डूंगरपुर नहीं, उदयपुर आएगा ना, उदयपुर। सबसे पहले मैं उदयपुर की बात करूं साथियों, तो उदयपुर में से एक तहसील थी धरियावाद। जी हाँ, धरियावाद। इस धरियावाद को मिला दिया गया किसमें? प्रतापगढ़ में। मतलब उदयपुर में से कौन सा लिया गया था भाग? धरियावाद। अच्छा, चित्तौड़, चित्तौड़ से सर्वाधिक लिया गया था। चित्तौड़ से एक तो छोटी सादड़ी, एक बड़ी सादड़ी और ध्यान रखना वो भी चित्तौड़ में ही है। छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी के साथ में आपकी जो अरनोद थी, अरनोद के बाद में जो प्रॉपर प्रतापगढ़ है, ये 3 जो क्षेत्र थे ये तीनों चित्तौड़गढ़ से लिए गए। और बांसवाड़ा जो नीचे दक्षिण भाग में था, इस बांसवाड़ा से भी एक चीज ली गई, पीपल खूंट। और इस प्रकार से 5
जो पंचायत समितियों को जोड़कर और इन्होंने कौन से जिले का निर्माण किया? प्रतापगढ़ जिले का निर्माण, जो कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, 33वां जिला है, जिसका गठन 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार के द्वारा किया गया था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी नदी, ऐसी नदी का नाम पूछ रहा है जो बनास जो नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, मतलब 3 ऐसी नदियां दी हुई है जिनका संबंध बनास से है, मतलब बनास में वो मिल जाती है, परंतु एक नदी ऐसी है जिसका बनास से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बनास से अलग होती है। तो साथियों, सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए। बेड़ज, कोठारी, मोरेल या फिर बाणगंगा। कमेंट फटाफट कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। जैसा कि आप लोगों ने जो तरीके से कमेंट किए हैं उसी के आधार पर मैं बात में जो प्रश्न की पराकाष्ठा पर आता हूं। साथियों, अगर मैं बात करूं आपके इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न को लेकर सबसे पहले तो बात आती है कि आखिर आंसर। तो साथियों, यहाँ पर जो आंसर की ओर जब बढ़े तो आंसर होगा बाणगंगा, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर बाणगंगा की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब हो गया कि बेड़च नदी, कोठारी नदी और मोरेल नदी, ये तीनों के तीनों का संबंध किससे है? बनास से। मतलब ये बनास की कैसी नदियाँ है? सहायक नदियाँ। परंतु बाणगंगा नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो फिर किस प्रकार से क्या है? देखो ध्यान से समझना। अगर बाणगंगा नदी की बात करूँ, बाण गंगा वही नदी है साथियों जिसका उद्गम अर्जुन की गंगा या अर्जुन की बाण से माना जाता है, और इसी कारण से इसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं आपकी इस नदी को। साथियों, अगर मैं बात करूँ इस बाण गंगा नदी की, तो इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। ये वही बैराट है साथियों, ध्यान रखना, जहां पर प्राचीन सभ्यता भी विकसित हुई है, बैराट सभ्यता। साथियों, ये वही क्षेत्र है जो महाभारत काल में बड़ा ही चर्चित स्थान रहा था। तो साथियों, आपकी बैराट की पहाड़ियों से ये आपकी बाणगंगा नदी निकलती है, और देखो निकलकर आगे किस प्रकार से ये बढ़ती है। ध्यान से देखिएगा इस मैप को आप लोग। देखिए, ये आपके जयपुर में बैराट की पहाड़ी से ये नदी प्रवाहित हो रही है, और बैराट की पहाड़ी से निकलकर यह नदी भरतपुर में बहती हुई, ये नदी भरतपुर में बहती हुई और अंतिम छोर में देखना आप लोग, ये अंतिम छोर में जाते जाते और आगरा के निकट जो फतेहाबाद है वहाँ पर जाते सीधे यमुना में अपना पानी गिरा देती है। ध्यान रखना, कौन सी नदी में पानी गिरा देती है? यमुना में। तो यमुना में अपना सीधा पानी गिराने वाली नदी आपकी कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। ध्यान रखना साथियों, ये वो बाणगंगा नदी है जिस बाणगंगा नदी पर ही आपकी जयपुर की पेयजल की पूर्ति के लिए जो बांध बनाया गया था आपका, जो रामगढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, वहाँ पर भी इसका पानी पहुँचाया जाता था। साथियों, बाणगंगा नदी की अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रवाह तंत्र है आपका बाणगंगा। और ये टीजीटी एग्जाम 2009 जो संस्कृत डिपार्टमेंट से एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर बाणगंगा नदी ऐसी नदी है जो कि बनास की सहायक नदी नहीं है। चलिए साथियों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन, मैंने कहा था प्रश्नों का स्तर बढ़ते चलेगा और प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे बहुत कठिनाई स्तर पर पहुंचता जाएगा। ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें, ग्रीष्मकाल की बात पूछ रहा, ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें, अब आपको यहाँ पर देखो एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 से 4 फैक्ट पता होने चाहिए, तब जाकर आप इस प्रश्न का सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कर लूँ कि राजस्थान में मानसून आता किधर साइड से है ग्रीष्मकाल में, यहाँ पर आपको ये पता होना बेहद आवश्यक है। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे और फिर बाद में आप लोग महासागरों तक पहुँच पाओगे। तो पहले तो आप मुझे कमेंट कीजिए जवाब फटाफट, 10 सेकेंड आप लोगों के पास है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। जी हाँ साथियों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा
महासागरों की स्थिति के बारे में पता होगा, जिस बालक को राजस्थान में ग्रीष्म काल में आने वाले मानसून की स्थिति का थोड़ा सा पता होगा, वो आराम से इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं आपके राजस्थान में मानसून की, तो राजस्थान में जो मानसून है साथियों, वो ग्रीष्म काल में आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से मानसून प्रवेश करता है। अच्छा, अब मैं पहले बात कर लेता हूँ महासागरों की स्थिति की। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये है महासागर। विश्व में महासागरों की संख्या टोटल कितनी है? कमेंट करो फटाफट। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी महासागर याद करने की, बहुत ही जबरदस्त पैसा। जी हाँ, 5 महासागर हैं, जिनमें आपका आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक या फिर दक्षिण महासागर, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। साथियों, अगर मैं आगे बढ़कर बात करूं तो यहां पर आप लोग देखिए, एक चीज पर आते हैं हम। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से एक चीज, ये अपना इंडिया है और यहां पर अपना राजस्थान आता है, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं तो देखो, ये आपका है हिंद महासागर। अब इस हिंद महासागर की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो लगभग भारत के दक्षिण में आता है ये। इधर से अगर मानसून प्रवेश करेगा, क्योंकि आसपास और कोई महासागर नहीं है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर पड़ता है? अपना हिंद महासागर। तो यहाँ पर अगर भारत में ही दक्षिणी क्षेत्र में हिंद महासागर से मानसून आएगा, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि अपना जो राजस्थान है उसमें भी मानसून कौन सा प्रवेश करेगा? हिंद महासागर की पवनों के माध्यम से मानसून प्रवेश करेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अपना जो राजस्थान है वहाँ पर ग्रीष्म काल में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आता है। और भारत के दक्षिण की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भारत के दक्षिण में एक ही महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। और इसी कारण जो राजस्थान है उसमें ग्रीष्म काल में जो मानसूनी पवनें होती है वो कहाँ से आती है? हिंद महासागर से। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस छावनी के सैनिक क्रांतिकारियों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, 1857 के क्रांति से, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत कर दी थी। आपके ऑप्शन है नशीराबाद छावनी, इरनपुरा छावनी, मेरठ छावनी या फिर नीमच छावनी। सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए आप लोग। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल प्रश्न है, वैसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, अल्टरनेट प्रश्न एग्जाम्स में बहुत बार आया प्रश्न ये। जी हाँ साथियों, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। आज बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है आप लोगों के साथ में। चलो सही जवाब की ओर हम लोग पहुंचते हैं। पहले सही जवाब की बात करूं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने साथियों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ध्यान रखना इस बात का, इस नारे को याद कर लेना। इसका संबंध पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी सीधा सा पूछ लेता है डेट ना देकर, तो संबंध कहीं से था? एरनपुरा के क्रांतिकारियों से, एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों से। और एरनपुरा में क्रांति का बुगिल जो बजा था वो बजा था 21 अगस्त 1857 में। साथियों एरनपुरा के क्रांतिकारियों पर सीधा प्रभाव पड़ा था नशीराबाद का। साथियों अगर मैं आगे बात करूँ इस एरनपुरा की, तो बड़ा ही यहाँ से अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए पूछ लिए जाते हैं। मैं बात करूं आपकी अगर एरनपुरा में, तो आपको पता लग गया कि 21 अगस्त को यहां पर विद्रोह हो गया था, क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, छावनी में आग लगा दी गई थी, दिल्ली की ओर कूच करने लग गए थे। साथियों यहां पर अगर मैं बात करूं तो एरनपुरा जो छावनी आपकी आती है, ये उस समय अपना राजस्थान रीजन्स में बटा हुआ था, तो जोधपुर रीजन के अंतर्गत ये आपका एरनपुरा क्षेत्र आता था। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये भी। तो जोधपुर रीजन के अंतर्गत अपना एरनपुरा आता था। अब एरनपुरा के जो क्रांतिकारी थे, इनका जो नेतृत्व करने वाला था, इनका नेतृत्व किया था ठाकरे कुशाल सिंह ने। किन्होंने किया था? ठाकर कुशाल सिंह ने। कौन से क्रांतिकारियों का? एरनपुरा के क्रांतिकारियों का। अच्छा, ठाकर कुशाल सिंह की बात करूं मैं, तो ये ठाकर कुशाल सिंह जो आउवा है, आउवा ठिकाने के ठिकानेदार थे। ये क्या थे? आउवा के ठिकानेदार। बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका भी, आउवा का भी 1857 के क्रांति में। साथियों आउवा की अगर बात, बहुत बार प्रश्न आ गया कि आउवा कहाँ पर पड़ता है,
तो अव्वा का ध्यान रखना, अव्वा कहाँ पर पड़ता है आपके पाली में। साथियों बात करूं मैं अव्वा के, ठाकुर कुशाल सिंह ने एरनपुरा के क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया था और इन्हीं के नेतृत्व में एरनपुरा के क्रांतिकारियों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। साथियों अगर ठाकर मैं कुशाल सिंह की बात करूं तो बड़े प्रसिद्ध रहते हैं इनकी कुलदेवी। ये जो ठाकर कुशाल सिंह थे इनकी कुलदेवी बड़ी ही चर्चित रही है 1857 की क्रांति में। इनकी कुलदेवी का नाम था सुगाली माता। क्या नाम था? सुगाली माता। क्या नाम था जी? सुगाली माता। सुगाली माता को ही 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। ध्यान रखना, ठाकर कुशाल सिंह की देवी पूछे तो सुगाली माता, आवा की देवी पूछे तो सुगाली माता, 1857 की क्रांति की कुल देवी पूछे तो सुगाली माता। अच्छा, सुगाली माता एक लिए और चर्चित है। ध्यान रखना साथियों, सुगाली माता वो देवी है राजस्थान की जो कि 10 सिर, जी हाँ 10 सिर और 54 हाथों के लिए प्रसिद्ध है। इनके 10 सिर और 54 हाथ माने जाते हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली जो देवी है वो कौन सी है? सुगाली माता। तो साथियों ध्यान रखना, ये थी आपकी एरनपुरा का छोटा सा परिचय और बाकी सारी चर्चाएं हम लोग जब 1857 के क्रांति की बात करेंगे तब क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत ही गजब का आप लोगों के सामने आ रहा है और बहुत ही कंफ्यूजन प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, फिर भी बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जल्दी फटाफट। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ भील कोर बड़ा ही चर्चित नाम है, मेवाड़ भील कोर। किसान आंदोलन याद होंगे आपको, चलो बात करेंगे उनकी भी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों आपका जो ऑप्शन है 1835, 1836, 1837 और 1838। फटाफट जवाब दीजिए आपके। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो इस प्रश्न की मैं पहले तो जवाब दे देता हूं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1837 ईस्वी। अब इसमें मैंने क्यों कहा कि कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बड़ा ही इसमें कंफ्यूजन रहता है बालकों को। मैं बात कर लेता हूँ। देखो इस प्रश्न की सबसे पहले बात करूँ इस प्रश्न की तो ये आया था कॉलेज व्याख्या था एग्जाम 2016 में। जी हाँ, कॉलेज व्याख्या था 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था और एज इट इज ये प्रश्न था 2016 में। मतलब ऑप्शन 35, 36, 37 और 38 थे। परंतु साथियों ध्यान रखना एक बात का, अगर यहाँ पर ऑप्शन, एक बार प्रश्न ऐसा आया था कि यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपके सामने अगर 37 नहीं दिया हो और यहाँ पर ऑप्शन हो 1841 तो आप लोग जवाब सही मानेंगे 1841 को। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो भी आपको सही जवाब मानना है 1841 को। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। परंतु अगर ऑप्शन में 41 का लेना देना ही नहीं हो तो फिर जवाब आपको 37 को सही मानना है। ऐसा क्यों आखिर? ध्यान से समझना इस बात को, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअल हुआ क्या, मैं बात करूँ आदिवासी क्षेत्र की। आदिवासियों के लिए एक स्पेशल कोर की स्थापना की गई थी जिसको हम लोग मेवाड़ भील कोर के नाम से या मेवाड़ भील कोर्प के नाम से जानते हैं। साथियों हुआ क्या आखिर, 1837 की बात कर रहा हूँ। 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स आउट्रॉप, याद रखना नाम, कर्नल, एक तो टोड था कर्नल जेम्स टोड, ये है कर्नल जेम्स आउट्रॉप। इन कर्नल जेम्स आउट्रॉप ने एक ब्रिटिश अधिकारी की कमान में भील जो आपकी ये भील कोर थी या भील वाहिनी थी, इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ, केवल क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। ध्यान रखना इस बात का। तो प्रस्ताव रखने वाला है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना का प्रस्ताव रखने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल जेम्स आउट्रॉप। और यहाँ पर जो इन्होंने प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव के वजह से ही 1837 को हम लोग स्थापना मान लेते हैं। परंतु अगर मैं वास्तविकता में जाऊं तो इसकी वास्तविकता में जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1841 में। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, राजस्थान में अगर मैं बात करूँ, विशेष रूप से महाराष्ट्र में भी इसकी स्थापना थी। राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो इसका मुख्यालय था ना, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है।
तो मुख्यालय आपसे पूछे तो मुख्यालय था इसका खेरवाड़ा में। कहाँ पर था? खेरवाड़ा में। तो सैनिक छावनी भी थी यहाँ पर खेरवाड़ा में, और खेरवाड़ा पड़ता आपके उदयपुर में। ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर सैनिक छावनी थी, तो इस खेरवाड़ा उदयपुर में इसका क्या था? मुख्यालय था। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है, और अच्छी तरीके से आप जवाब दे देंगे इसका। साथियों, मेवाड़ भील कोर की बात करो तो ये वही मेवाड़ भील कोर है जिसके द्वारा किसान आंदोलन या आदिवासी आंदोलन की बात करूं मैं तो गोविंद गुरु जो थे भीलों के मसीहा, गोविंद गुरु की अगर मैं बात करूं, सॉरी मसीहा तेजावत है, गोविंद गुरु की अगर बात करूं मैं तो गोविंद गुरु के ऊपर या गोविंद गिरी के ऊपर जो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी वो काम किया था भील कोर के द्वारा। तो वहां पर बड़ी चर्चित रहती है मेवाड़ भील कोर, या मेवाड़ भील कोर्प के नाम से भी ये जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कांगड़ कांड, मैंने बताया था प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। कांगड़ कांड बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कांगड़ कांड का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से था? प्रजामंडल आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं प्रजामंडल से, और उसमें से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न मैं आपके लिए छांट कर लाया हूं आज। कांगड़ कांड का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से था? झालावाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या फिर कोटा प्रजामंडल? सही जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल। अच्छा, बीकानेर प्रजामंडल की मैं बात करूं, प्रजामंडल ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त जन आंदोलन रहा था, और राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी प्रजामंडल आंदोलन की। यहाँ पर मैं कांगड़ कांड की अगर बात करूँ तो साथियों बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत ये कांगड़ कांड हुआ था, और ये कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत हुआ था रतनगढ़ में। कांगड़ कांड का संबंध कहाँ से था? रतनगढ़ से। ध्यान रखना, मतलब दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। रतनगढ़, कांगड़ कांड का संबंध प्रजामंडल पूछे तो बीकानेर, और संबंध जगह से पूछे तो रतनगढ़ में। आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था, ध्यान से समझना। मैं बात करूँ अगर रतनगढ़ की, तो वहाँ पर जो जागीरदार थे, उन जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों ने एक आंदोलन किया था इंडिविजुअलिस्ट रतनगढ़ में, जिसको हमने कांगड़ कांड के नाम से जानते हैं इतिहास में। हुआ क्या था एक्चुअल में, यहाँ पर 1946 की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 1946 में आपको पता था बड़ा सूखा पड़ा था, बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी, और खरीफ की सारी की सारी जो फसल थी वो खराब हो गई थी। खरीफ की फसल खराब होने के कारण अब किसान इस स्थिति में नहीं थे कि वो लगान चुका सके, परंतु प्रशासन के द्वारा लगान का बार बार दबाव डाला गया। महाराजा गंगा सिंह थे इस समय, गंगा सिंह द्वारा बार बार दबाव डाला गया किसानों पर लगान के लिए। तो किसानों के द्वारा खरीफ की फसल खराब होने के बाद भी अकाल में भी, या अकाल की स्थिति पैदा हो गई उस समय में भी, लगान की वसूली के प्रयासों के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था, जो विद्रोह किया गया था, उसको हम लोग जानते हैं कांगड़ कांड के नाम से। किस कांड के नाम से? कांगड़ कांड के नाम से। तो बड़ा ही अच्छा इफेक्टिव पॉइंट था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं बार बार आपसे इसी बात को कहता हूं कि चैनल को कम से कम, इस वीडियो को कम से कम 10 मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, और उन्हीं मित्रों तक शेयर करें जिनको पढ़ाई से कोई वास्ता है, जिनका वास्तव में इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई बाधित है या रुकी हुई है। मोठड़ा वेशभूषा के निम्न में से कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? प्रश्न को ध्यान से समझना, एक साथ पढ़ते हैं तो इस प्रश्न का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रश्न कह रहा है मोठड़ा वेशभूषा के निम्न में से कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी या लहंगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जिन्होंने वेशभूषा ये सारी पढ़ी होगी उनका जवाब बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए, मैं मोठड़ा दिखाने वाला हूं आपको।
पहले जवाब दीजिए मुझे। साथियों राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ओढ़नी। ओढ़नी के अंतर्गत ही रखा जाता है मोठड़ा को। आखिर क्या है ये मोठड़ा, ध्यान से सुनना। देखो, एक अपन जब भी ओढ़नी बनाते हैं तो वहाँ पर एक धार दे देते हैं, सीधी धारी दे देते हैं, जिसको अपन लहरिया के नाम से जानते हैं। परंतु अगर धारी एक दूसरे को काटती हुई बने, क्रॉस करती हुई बने, मतलब धारी होनी चाहिए, पर धारी कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे को काटती हुई, ध्यान रखना। तो काटती हुई धारियों को या काटती हुई धारियों की जो ओढ़नी है उसको हम लोग जानते हैं मोठड़ा के नाम से। बहुत बार इनसे प्रश्न आता है वेशभूषाओं से। मोठड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो आपकी स्क्रीन पर, ये मोठड़ा का प्रकार है। यहाँ पर देखो ये काटती हुई रेखाएं हैं और इधर ये काटती हुई रेखाएं हैं। तो ये आपका मोठड़ा की आकृति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देवी कुंड सागर की छतरियां, नया नाम सुना आप लोगों ने और सारे सुन रखे हैं। देवी कुंड सागर की छतरियां कहां पर स्थित है? जवाब फटाफट दीजिए। उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर में। देवी कुंड सागर की, जल्दबाजी नहीं करिए, बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए। देवी कुंड सागर की छतरियां कहां पर स्थित है? जल्दी कीजिए फटाफट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है छतरियों से। और ये प्रश्न या इनसे संबंधित जो 2-3 पॉइंट और है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से प्रश्न एक जरूर एग्जाम में आता है। देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर है बीकानेर में। साथियों एक्चुअल है क्या ये, देखो ये देवी कुंड सागर की जो छतरियाँ है ना, ये बीकानेर के राठौड़ शासकों का शाही शमशान है। क्या है ये? शाही शमशान। एक्चुअल में होता क्या था, जितने भी राजपूत वंश हुए अलग अलग जिलों में, अलग अलग रियासतों में अलग अलग वंशों ने शासन किया था। तो बीकानेर में राठौड़ों का शासन था और बीकानेर के राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ों से निकली हुई शाखा थी। साथियों इनके द्वारा जब भी शासक की मृत्यु होती तो मृत्यु के पश्चात उनके शासक को इंडिविजुअल एक जगह पर जो सुपुर्द खा क्या सुपुर्द राख किया जाता था, उसके पश्चात उस स्थान पर कलात्मक छतरी का निर्माण करवा दिया जाता था। तो छतरियों का जो समूह होता था ना, उसको हम लोग कहते हैं देवी कुंड सागर की छतरियाँ। ठीक है, क्लियर आप लोगों की बात। अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इन बीकानेर की, पहले तो मैं बीकानेर की छतरी आपको दिखाना देना चाहता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये बीकानेर के शासकों की छतरियाँ बनी हुई है, जहाँ पर हर छतरी के आगे एक प्लेट लगी हुई है। देख रहे हैं आप लोग ये प्लेट्स, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इन प्लेट्स पर संबंधित शासक का नाम, उसका कार्यकाल, सारा सिस्टम लिखा हुआ है। अच्छा इनके एक, ये शायद इधर की साइड रह गया, इधर की साइड इन पर एक लेख भी लिखा हुआ रहता है, जिस पर सारा शासक का जो शासनकाल है उसकी पूरी उपलब्धियों के बारे में भी लिखा रखा है। ठीक है, तो ये थी आपकी देवी कुंड सागर की छतरियाँ। अच्छा लगे या तो दो बात और ध्यान रख लीजिए आप लोग। देखो ये शाही शमशानों में एक तो आता है छारबाग की छतरी, छारबाग की छतरियाँ। ठीक है, अच्छा एक और आती है बड़ा बाग की छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरियाँ। अच्छा एक और आती है गैटोर की छतरियाँ। अच्छा एक और देख लेना महासतियाँ, महासतियाँ पहाड़ में जो स्थित है। अच्छा अब छारबाग की मैं बात करूं तो साथियों ये है आपके कोटा में, कोटा के जो हाड़ा शासक है उनका शाही शमशान माना जाता है छारबाग की छतरियाँ। अच्छा बड़ा बाग की बात करूं तो बड़ा बाग की जो छतरियाँ वो है जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन सा वंश हुआ था? भाटी वंश। वेरी गुड, भाटी वंश। तो भाटी वंश के शासकों का शाही शमशान कहलाता है बड़ा बाग की छतरी, जो है जैसलमेर में। अच्छा गैटोर की बात करूं तो ये था अपने आमेर में, मतलब आमेर में कौन सा वंश हुआ? कछवा वंश। तो कछवा वंशों का शाही शमशान क्या कहलाता है? गैटोर की छतरियाँ। महासतियाँ, महासतिया की बात करूं तो ये है आपके आहड़ उदयपुर में। और उदयपुर में कौन सा वंश हुआ था आपका? सिसोदिया वंश या गोइल वंश। तो सिसोदिया वंश का शाही शमशान कौन सा कहलाता है? महासतिया, जो है आहड़ उदयपुर में। तो इन बातों को भी आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा लगे हाथों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही गजब का होने वाला आपके लिए, अल्टरनेट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसने देश की स्थिति को बदल के रख दिया, पॉलिटिकल इश्यूज को बदल के रख दिया, कार्यशैली को बदल के रख दिया हर ऑफिसर्स की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य को लेकर यह सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन आपके राजनीतिक सुधार, कानून में सुधार, या फिर सामाजिक एकता, या पारदर्शी प्रशासन। सही जवाब फटाफट कमेंट में कीजिए आप लोग। साथियों राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, पारदर्शी प्रशासन। जी हाँ साथियों, अगर मैं बात करूं आरटीआई की, आरटीआई लाने का सबसे बड़ा औचित्य क्या था, समझना बात को। अगर कोई भी सरकार, कोई भी ऑफिस, कोई भी अधिकारी अगर किसी भी प्रकार का निर्णय ले रहा होता था पहले, तो 2005 से पहले उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती थी, वो अपने हिसाब से कार्य करता था, क्योंकि उसको जनता के सामने रखने के कोई टेंशन नहीं होती थी। अब 2005 के बाद आरटीआई जब से आई है, तब से प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक ऑफिसर्स को, प्रत्येक अधिकारी को ये सोच समझकर कार्य करना होता है कि कभी भी मेरे कार्य की सूचना प्राप्त की जा सकती है। अगर सूचना प्राप्त की जा सकती है तो मुझे इसको बहुत बढ़िया तरीके से करके चलना पड़ेगा। तो साथ ही इससे क्या हुई, सरकार में या ऑफिसेज में अधिकारियों के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आ गई। पारदर्शिता का तात्पर्य है कि जनता रूबरू हो सकती है उनसे कभी भी। तो शासन में या प्रशासन में पारदर्शिता का प्रमुख उद्देश्य था। जैसे अभी एक मैं हाल ही में मुद्दा बताता हूं आपको। अभी आपने सुना होगा आपकी चूरू में जो राजगढ़ चूरू थाने के जो सीआई थे विष्णुदत्त बिश्नोई, उनकी जो आत्महत्या प्रकरण था, वो आत्महत्या प्रकरण को राजस्थान यानी संपूर्ण हिंदुस्तान में उठाया गया और उस प्रकरण को लेकर ये बात रखी गई, आंदोलन किए गए सोशल मीडिया पर कि सब इसको जो सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ा, बहुत प्रेशर बढ़ा। एक अगर मैं बात करूं ट्विटर पर, तो ट्विटर पर पूरे भारत में फर्स्ट हैंड पर इस आंदोलन को लाकर रख दिया लोगों ने और युवाओं ने। और साथ ही इसके परिणाम स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश देने पड़े सीबीआई जांच के। परंतु आज 10 से 12 दिन आदेश होने के बाद में भी आज तक सीबीआई की कार्यप्रणाली प्रारंभ नहीं हुई। तो इससे संबंधित एक एडवोकेट है गोवर्धन सिंह के द्वारा आरटीआई डाल दी गई। कल या परसों आरटीआई डाली गई थी और आरटीआई के माध्यम से पूछ लिया गया कि साहब वो जो आपने पत्र जारी किया है सीबीआई की जांच का, वो पत्र हमें एक बार आप सार्वजनिक कीजिए। जो आपने आदेश दिया है सरकार को या गृह मंत्रालय को, वो आप एक बार सार्वजनिक कीजिए। तो साथियों ऐसी होती है आरटीआई, और इस आरटीआई के माध्यम से जनता को और प्रशासन के बीच में जो एक दीवार होती है, वो दीवार नहीं होती, उसमें पारदर्शिता आ जाती है। तो साथियों ये था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं। एक बात और ध्यान रख लेना आप साथियों, आपकी जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इस सूचना के अधिकार को सबसे पहले विश्व में स्वीडन ने अपनाया था। ध्यान रखना इस बात का, सबसे पहले अपनाने वाली कंट्री कौन सी थी? स्वीडन। और अपने यहाँ पर 2005 में अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और आज के लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए थे? सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आराम से पढ़ो प्रश्न को। क्या पूछ रहा है? राजस्थान में पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन आपके 150, 160, 180 या फिर 200। सही जवाब फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। देखो मैं बताता हूं, स्टूडेंट अमूमन गड़बड़ क्या करता है, और फिर घर आने के बाद में जब पेपर को चेक करता है तो उससे पकड़ के बैठ जाता है। पहले तो राइट आंसर की बात कर लूं मैं। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 160। अमूमन बच्चा क्या करता है, विधानसभा मतलब 200 रट रखें, विधानसभा मतलब 200। प्रश्न को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेगा, 200 जी दिखा और विधानसभा दिखा, और ऑप्शन किस पर क्लिक कर देगा? ऑप्शन डी पर, मतलब 200। अरे भाई पूछ क्या रहा है वो, ये देखो पहली विधानसभा की बात पूछ रहा है। पहली विधानसभा से मतलब है पहली विधानसभा कब गठित हुई थी राजस्थान में? पहले आम चुनाव कब हुए थे पता होना चाहिए आपको, 1952 में।
1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों पर हुए थे? 160 सीटों पर हुए थे। अगर आम चुनाव ही 160 सीटों पर हो रहे हैं तो कितने विधायक निर्वाचित होकर आएंगे, कितने सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे बताओ? 160 ही आएंगे। तो जवाब अपना क्या होगा? 160। अच्छा, अगर मैं इस पहले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो साथियों 160 विधायकों में से 160 विधायकों की अगर मैं बात करूं तो इनमें से पलड़ा भारी रहा था कांग्रेस का। ध्यान रखना, 160 में से 82 विधायक किसके चुनकर आए थे? कांग्रेस के चुनकर आए थे। अच्छा, यहां पर 24 विधायक, ध्यान देना, 24 विधायक उस समय एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था राम राज्य परिषद। क्या नाम था? राम राज्य परिषद। आरएएस एग्जाम में पूछ लिया गया था प्रश्न। ध्यान रखना, प्रश्न क्या था मैं बताता हूं। राजस्थान की पहली विधानसभा में विपक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? और यहां पर साथियों विपक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? राम राज्य परिषद ने। कितनी सीटों के साथ में? 24 सीटों के साथ में विपक्ष की भूमिका निभाई थी। और सरकार किसने बनाई थी? कांग्रेस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 82 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना और अच्छी तरीके से अपडेट कर लेना। तो साथियों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 20। कैसी लगी आपकी ये प्रश्नोत्तरी सीरीज और किस प्रकार से आपकी ये पढ़ाई में सहायक हो पा रही है, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। आपके और भी कोई सुझाव हो तो वो सुझाव मुझे जरूर आप लोग भेजिए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। आज के विजेता संजय को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी साथियों इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से खेलिए और डेली जीतिए और नगद पुरस्कार और गिफ्ट हैम्पर आप लोग अपने घर ले जाइए। चलिए, मुलाकात होगी हमारी कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।